अच्छा भाई, फर्स्ट एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चैट खोल दिया मैंने। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आपको जो है वो मेरी आवाज़ आ रही है और स्लाइड शेयर हो रही है। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा देखिए भाई, न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने कर लिया था, और न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 अभी हम करेंगे। अजान हो रही है तो हम जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 को डिस्कस करके ब्रेक लेंगे। 5 मिनट लगेगा इसमें। इसके बाद जो आप नमाज पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ के ये कॉपी करेंगे आप। मीन बाय दोनों काम करेंगे। फिर न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो फिर मैं आपको दूंगा, वो आपने खुद करना होगा। ठीक है, तो अजान शुरू हो गई है, तो मैं अजान का वेट कर रहा हूँ। अजान ख़त्म होने के बाद 5 मिनट हम और लेंगे ब्रेक से पहले, उसमें मैं ये आपको न्यूमेरिकल समझा दूँ। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर ये कि मैं जो है वो स्लाइड ओपन कर दूंगा, ताकि आप इसको नमाज पढ़ के जज कर लें, देख लें। फिर नमाज के बाद हम कंटिन्यू। मीनवाइल अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास लिख ले तो इट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई भी सवाल है तो वो भी नमाज के बाद आप मुझसे कर लेंगे कि सर कोई मसला था। अगर मसला नहीं होगा तो हम न्यूमेरिकल नंबर 5 से बात करेंगे। तो 5 आप लिख लें जब तक। चले जी, तो ये ज़रा डेटा समझा देता हूँ मैं आपको। उसके बाद ये है कि जो भी नमाज पढ़ के आता जाएगा वो कैलकुलेशन देखता जाएगा और अटैम्प्ट करता जाएगा। फिर वापस आके मैं समझाऊंगा, जो भी मसला होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक में कोई मसला किसी को हो तो वो भी मुझसे शेयर कर ले। आज अब सवाल कह रहा है कि हीलियम एक गैस है, मॉलिक्यूलर मास उसका 4 है। टेक्स 25 सेकेंड्स टू इफ्यूज। इफ्यूज कहते हैं कंटेनर से बाहर आने को। कोई भी गैस जब कंटेनर के किसी स्मॉल होल से बाहर आ जाती है, जैसे एक बलून है आप खरीद के लाए और आप अगले दिन आपने देखा कि उसका साइज छोटा हुआ है, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि इसमें कोई बहुत बारीक होल है जो ह्यूमन आई से दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा होल होता तो वो तो फट जाता, फौरन से बाहर निकल जाती, पर अगले दिन जाके थोड़ा सा वो डिक्रीज दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि बहुत बारीक सा इसमें होल हुआ है और गैस उसमें से क्या आ रही है, बाहर आ रही है। तो किसी भी कंटेनर में एक बहुत बारीक सा छोटा सा होल हो जाए और गैस उस होल से बाहर आ जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूजन। EFFUSION। और जाहिर सी बात है ये डिफ्यूजन की वजह से होता है, फिनोमेना ये अलग है, पर ये डिफ्यूजन की वजह से होता है, लिहाजा उसके साथ पढ़ते हैं इसको। तो हीलियम गैस 25 सेकंड ले रही है एक 10 डीएम क्यूब के कंटेनर से बाहर आने के लिए। 10 डीएम क्यूब का कंटेनर है और गैस 25 सेकंड में कंटेनर से बाहर आ जा रही है उस होल के जरिए जिसका मैंने जिक्र किया। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उसी कंटेनर में हीलियम के बजाय मिथेन गैस होती, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उसी कंटेनर में हीलियम के बजाय मिथेन गैस होती तो टाइम कितना लगता। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय मिथेन, यानी अगर आपके पास हीलियम के बजाय मिथेन गैस आ जाए
तो कितना टाइम लगेगा ये आपने निकालना है। इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है। अगर हीलियम गैस है तो 25 सेकंड लग रहे हैं, तो अगर उसी कंटेनर में मीथेन गैस होती तो कितना टाइम लगता, ये आपका सवाल है। अब डेटा देख लें। डेटा में स्मॉल टी टाइम है, वी वॉल्यूम है जो कि डिक्रीज, कंटेनर का वॉल्यूम है जो कि डिक्रीज हो रहा है, और मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही होता है। तो हीलियम का टाइम 25 दिया हुआ है, हीलियम का वॉल्यूम 10 डीएम क्यूब दिया हुआ है, मीथेन का टाइम निकालना है, वॉल्यूम दोनों का सेम है लिहाजा मीथेन का वॉल्यूम भी 10 ही है, और मॉलिक्यूलर मास मीथेन का और हीलियम का ब्रैकेट में लिखे हुए हैं जो कि आपको पता है, ब्रैकेट में मैं मॉलिक्यूलर मास शो करता हूं। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 4। तो ये डेटा हो गया। अब ब्रेक लेने से पहले सिर्फ एक बात मुझे आपको बतानी है जिसके बाद मैं आपके हवाले कर दूंगा, उसके बाद वापस आके मैं डिस्कस करूंगा कितना आप समझ पाते हैं। अब देखो फॉर्मूला तो इसमें वही वाला लगा है, आर ए अपॉन आर बी। मैं आपको वापस दिखाता हूँ फॉर्मूला ताकि जल्दबाजी ना रहे। ये वाला फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला है, आर ए अपॉन आर बी बराबर है अंडर रूट एम बी अपॉन एम। यही फॉर्मूला है, सिर्फ गैसेस के नाम प्लेस कर दिए हैं। ए की जगह पे हीलियम आ गया, बी की जगह पे मिथेन आ गया, और राइट साइड पे भी बी की जगह पे मिथेन और ए की जगह पे हीलियम। तो यही वाला फॉर्मूला लगाया है आर ए अपॉन आर बी वाला, सिर्फ इसमें गैसेस के नाम प्लेस कर दिए। तो आर एच ई अपॉन आर सी एच फोर बराबर हो गया अंडर रूट एम सी एच फोर अमॉन एम एच ई। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नुमाइकल है। अब सिर्फ एक इजाफी बात जो आपको यहां मैं पढ़ा रहा हूं वो ये है कि जो आर होता है, आर रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसका जाती फॉर्मूला है वी अपॉन टी। जाती फॉर्मूला उसका है वी अपॉन टी, वी यानी कि वॉल्यूम, कैपिटल वी है ये, और टी टाइम। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन में रेट का वर्ड आ रहा है, जहां पर भी रेट का वर्ड आता है वहां डिवाइड बाय टाइम तो फिक्स है। जहां पर भी रेट आया, रेट का वर्ड आया, वहां डिवाइड बाय टाइम। और डिफ्यूजन में या तो वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है, जैसे जनरली बढ़ता है, पर हमारी एग्जांपल में कंटेनर से बाहर आ रहा है फैल के, तो कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि डिफ्यूजन की वजह से वॉल्यूम आया है और रेट की वजह से टाइम आया है। तो आर का अपना फॉर्मूला हो गया वी अपॉन टी। इसको आप डेल्टा वी अपॉन टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो या तो बढ़ता है या कम हो सकता है, वो इतनी कोई मसले वाली बात नहीं। तो आर बराबर हो गया वी अपॉन टी। ये फॉर्मूला मैंने मेरे इक्वेशन में डालना है। तो हीलियम के लिए बन जाएगा वी एच ई अपॉन टी एच ई, मिथेन के लिए बन जाएगा वी सी एच फोर अपॉन टी सी एच फोर, और सीधे हाथ पे दोनों के मॉलिक्यूलर मास मैंने डाल दिए, जो कि उसमें कोई खास बात तो है। तो पहले आर अपॉन आर बी वाला फॉर्मूला लगाया, फिर आर का अपना फॉर्मूला प्लेस कर दिया वी अपॉन टी, ताकि फॉर्मूले में टाइम आ जाए। और जब फॉर्मूले में टाइम आ गया तो बस उसके बाद जो है वो गैसेस के नाम के साथ प्लेस कर दिया। हीलियम के साथ हीलियम का नाम जरूरी है, वी एच ई अपॉन टी एच ई। मिथेन के साथ मिथेन का नाम जरूरी है, वी सी एच फोर अपॉन टी सी एच फोर। अब उल्टे हाथ पे जो चार चीजें हैं उसमें से तीन पता है, चौथी निकालनी है। तो कैलकुलेशन आपके हवाले, आप इत्मीनान से इसको देखें। नमाज का ब्रेक लेते हैं, नमाज के बाद इस पर बात भी करेंगे, और नमाज के बाद जो है वो अगला नुमाइकल भी करेंगे। ठीक है भाई, चले नमाज के बाद मुलाकात करते हैं आपसे। फिलहाल आप इसको नमाज ब्रेक कर लें और इसको इत्मीनान से देखें। चले, किसी से अगर नुमाइकल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो परेशान ना हो। अब ये तो आके हमने करना ही है नमाज के बाद, जस्ट मैंने आपको मौका दिया कि आप खुद ट्राई करें। तो नमाज के बाद मुलाकात करते हैं 10 मिनट में, ठीक है।
बोलने लग जा।
अच्छा भाई, मेरी तो वापसी हो गई। आई होप कि सबने नमाज पढ़ ली होगी और नुमैकल शुरू कर दिया होगा। अच्छा, फान इफ्यूजन जो है वो गैस के कंटेनर से बाहर निकलने को बोलते हैं। बिल्कुल साथ, गैस का कंटेनर से बाहर निकलना, लेकिन किसके जरिए? होल के जरिए, सुराख के जरिए। इसको बोलते हैं फ्यूजन। किसी सिलेंडर में कोई होल हो जाए, और गैस उस होल के जरिए, जाहिर सी बात है, लीक करना, आप इसको लीक करना कहते हैं ना, सिलेंडर लीक कर गया, आम लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज। उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो है फ्यूजन। अब जितना तेज गैस चलेगी, जितना स्पीड में चलेगी, उतना जल्दी बाहर आ जाएगी। और हमारे कॉन्सेप्ट के लिहाज से डिफ्यूजन और रिफ्यूजन सेम है। डिफ्यूजन की वजह से फ्यूजन होता है। चला भाई, तो नुमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दिया सबने। नुमेरिकल नंबर 6 फिर आपको खुद करना होगा। क्वेश्चन करने की आदत डालें, सवाल किया करें। आर अपॉन आर बी अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए हमने लगाया। गैसेस के नाम प्लेस कर दिए। हीलियम उल्टे हाथ पे ऊपर है तो सीधे हाथ पे नीचे है, वाइस वर्सा। फिर आर का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आर बराबर है वी अपॉन टी। जी जी, एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो आर का अपना फॉर्मूला है वी अपॉन टी। वी का मतलब है वॉल्यूम, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज। टी का मतलब टाइम, वी अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो आर की जगह पे वॉल्यूम अपॉन टाइम प्लेस कर दिया, एच ई के साथ एच ई आ गया, यानी वी एच ई अपॉन टी एच ई। और वी सी एच फोर अपॉन टी सी एच फोर, राइट साइड पे अंडर रूट 16 अपॉन 14। दोनों के मॉलिक्यूलर मास डेटा से पता चल चुके हैं। क्योंकि दोनों गैसेस के लिए कंटेनर सेम लिया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम 10 है, तो 10 दिख रहा है आपको। हीलियम का टाइम दिया हुआ 25 सेकेंड, मीथेन का टाइम निकालना है। 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 आएगा, और 4 का रूट 2 आ जाएगा। आसान मैथ्स है। बस इस स्टेज पे पहुंच के थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जो आपको समझनी है। यहाँ पहुंच के मैंने हाईलाइट किया। यहाँ पहुंच के मैंने मैथमेटिक्स इस्तेमाल की है, मैट्रिक वाली। अगर आप मैट्रिक तो फलांग के नहीं आए ना आप लोग, कि जो बड़ा वाला डिवाइड है, जो कलर्ड है, कलर्ड ब्लैक नहीं कलर्ड है, उसको मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में। तो मैट्रिक में इसमें आपने पढ़ा है कि जब डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली वैल्यू पलट जाती है। मैट्रिक में इसमें इसी तरह पढ़ाते हैं टीचर, कि जब डिवाइड कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में, तो अपॉन की नीचे वाली वैल्यू पलट जाती है। पलटने का मतलब ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर। तो ऊपर तो 10/25 एज इट इज आया। ऊपर 10/25 एज इट इज आया। फिर बड़ा वाला कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लाई में, नीचे वाली वैल्यू पलट गई। तो 10 ऊपर था, टी सी एच फोर नीचे था। तो टी सी एच फोर ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया। राइट साइड पे 2 है। अब टी सी एच फोर हमें निकालना है। इतनी आसान मैथ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर है। अब आप ये नोमेकल कॉपी करें, कॉपी करके मुझसे क्वेश्चन करें। जब आप मुतमईन हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, तो फिर मैं आपको नोमेकल नंबर 6 दूंगा, जो आपने खुद करना है। प्लीज। किसी भी एक बंदे को मसला नहीं होना चाहिए। अरे अभी तक प्रीवियस स्लाइड देखोगे क्या यार?
इतनी देर तक तो छोड़ के गया था मैं, उसके बाद अब यहाँ आया हूँ। ये लो, ऐसा ना करो। मैंने जो सवाल सामने कराए थे आप उनको हल करो, स्प्रेडशीट में देख लो कैसे करते हैं। मैंने जो सवाल सामने कराए थे आप उनको हल करो, स्प्रेडशीट में देख लो कैसे करते हैं। चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म भी करें अगर कोई मसला होता है।
हाँ भाई, क्या हालात है? सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? कोई परेशानी हो रही है, कोई मसला हो रहा है तो बताएं। इतनी खामोशी है। 5 नुमेरिकल नंबर, 5 मैंने करा दिया है, नुमेरिकल नंबर 6 उसका फोटोकॉपी है। तो अगर आप 6 समझ लें तो 5 खुद ही हो जाएगा, क्योंकि 5 की वजह से ये लोग 6 कर रहे हैं इस वक्त। तो आपको मैं 6 समझा दूंगा तो 5 खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं। आंसर क्या है तुम्हारा? अपना मुबशिर दोबारा लिख दो, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं दोबारा आंसर लिख दो। अभी देख लेते हैं अगली स्लाइड में। मुबशिर तुम तो छा गए यार। क्या एग्जैक्ट चीता आंसर निकाला तुमने? मगर कैलकुलेशन को रीचेक करें। जबरदस्त। अच्छा भाई, अब ये कैलकुलेशन वाली शीट खुल गई है, जस्ट फॉर आपकी हेल्प। ये नहीं कि आप छापे, छापने के लिए नहीं खुली है। जी जी, नमाज ब्रेक आज पहले ले लिया था फाइज, क्योंकि वो नमाज उसी वक्त हो रही थी अजान। तो हमने उसके बाद ही शुरू किया। तो हम जो है नुमेरिकल 5 कर चुके हैं, 6 ये लोग कर रहे हैं। तो 6 आपके सामने भी आएगा, तो 5 खुद ही हो जाएगा आपसे। अच्छा भाई, अब जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो सुन लें। ऑक्सीजन गैस के बारे में कहा जा रहा है कि वो 18 सेकंड लेगी 15 डीएम क्यूब के कंटेनर से बाहर आने के लिए। ठीक है, तो फ्यूज का मैं तो होता है कंटेनर से बाहर आना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। तो 15 डीएम क्यूब के कंटेनर से बाहर आने के लिए 18 सेकंड ले रही है ऑक्सीजन। और हमसे कहा जा रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती तो कितना टाइम लेती है कंटेनर। अलबत्ता आपकी 18 अपना 15 डीएम क्यूब के बजाय 22 डीएम क्यूब वाला। तो डेटा बना लेते हैं। डेटा में कोई ख़ास बात है नहीं, बड़ा सीधा डेटा है। ऑक्सीजन का टाइम दिया हुआ है 18 सेकंड, वॉल्यूम दिया हुआ है 15 डीएम क्यूब, कार्बन डाइऑक्साइड का टाइम दिया हुआ है निकालना है, और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 22 डीएम क्यूब। सब चीज़ें जैसी लिखी हुई है वैसी करनी है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। दोनों गैसेस के मॉलिक्यूलर मास ब्रैकेट में प्लेस्ड है। ऑक्सीजन 32 मशहूर है, आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड 44 भी फेमस है। तो ये डेटा बन गया बिल्कुल सीधा सीधा, ये आपके पास ही रहेगा। इसकी पिक ले लें, अगर कोई देर से आया फैज़, आप इसकी पिक ले लें भले, क्योंकि मुझे आगे जाना होगा, आगे बढ़ना होगा। अब ये फॉर्मूला लगाया हमने, आर ए अपॉन आर बी, एम बी अपॉन एम ए, जो हमारा फॉर्मूला रूटीन का, उसमें गैसेस के नाम डाल दिए। O2 उल्टे हाथ पे ऊपर आ रहा है तो सीधे हाथ पे नीचे है। CO2 उल्टे हाथ पे नीचे है तो सीधे अपना उल्टे हाथ पे नीचे है तो सीधे हाथ पे ऊपर है। फिर मैंने आज जो इजाफी फॉर्मूला पढ़ाया है, जो फाइज आपके लिए खास तौर पे बाकियों को आ गया भी है, कि आर का अपना फॉर्मूला होता है V अपॉन टी। वी का मतलब है वॉल्यूम, आर का मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है डिफ्यूजन की रफ्तार। तो रफ्तार जब आ जाती है तो टाइम से डिवाइड करते हैं, और डिफ्यूजन में वॉल्यूम बढ़ता है या फिर कम होता है। हमारे एग्जाम्पल में कंटेनर से बाहर आ रहा है तो कम हो रहा है, हो तो वो डिफ्यूजन ही रही है, पर कंटेनर से बाहर चला जा रहा है तो वो डिफ्यूजन का नाम दिया। तो वी वॉल्यूम और टी टाइम है। तो जहां जहां पे आर है वहां पे वी प्लेस कर दिया। तो जहां जहां पे आर है वहां पे वी प्लेस कर दिया। तो नहीं, जहां जहां पे आर है वहां पे वी अपॉन टी प्लेस कर दिया। तो ये वी ओ टू अपॉन टी ओ टू हो गया, और वी सी ओ टू अपॉन टी सी ओ टू हो गया। राइट साइड पे अंडर रूट 44 और 32 इनके मॉलिक्यूलर मासेस, बच्चों वाली बात है, पता है, प्लेस कर दिए। अब कैलकुलेशन आपके सामने है, आप कैलकुलेशन देख लो। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, नीचे वाली वैल्यू पलट गई, चीज़ों को सॉल्व कर दिया। डिवाइड हो रहा था, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो गया, जो मल्टीप्लाई हो रहा है 15 वो डिवाइड हो गया। आंसर आपके पास आ गया। शीट सामने खुली हुई है, कोई भी स्टेप तंग कर रहा है मुझे बता दो कि सर फला स्टेप रिपीट कर दे, मैं कर दूँ। ये वो नुमेरिकल है जो पेपर में बहुत आता है 4 नंबर में, इसको सीरियस लें। बिल्कुल यही छपा हुआ आएगा। नुमेरिकल की अच्छाई ये है कि अंग्रेजी तक यही होगी बिल्कुल।
ओपन नहीं हो रही, आप अगेन भेज दें, मैं कल अपलोड कर दूंगी फिर। चलो मैं रीसेंड करता हूँ, 9 बजे तक मेरी क्लासेज हैं, उसके बाद मैं रीसेंड करता हूँ। होनी तो चाहिए, छोटी छोटी फाइलें हैं जूम, फिर भी चलो मैं देख के दोबारा। हाँ बोलो फाइज, बोलो। तो भाई TCO2 ही निकाला है ना, वो लिखना रह गया मुझसे, CO2 क्या हो गया, मेरी गलती पकड़ लो बस। TCO2 ही निकाला, ये लो पुश। कौन था ये, कौन था ये, नाम पढ़ते हैं, हु इज दिस। फाइज जो इफ्यूजन है ना, वो डिफ्यूजन से निकल के आता है, फर्क कोई नहीं है। गैस जब डिफ्यूज करती है कंटेनर में, तो कंटेनर आमतौर पे बंद होता है, तो वो घूमती रहती है कंटेनर में। अब फर्स्ट कर लो कंटेनर में एक छोटा सा होल हुआ हुआ है, तो जब वो डिफ्यूज करेगी तो उस होल के पास भी जाएगी, और होल के पास जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल होल में से बाहर भी जाएंगे। तो ये जो फिनोमेना है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मॉलिक्यूल बाहर जाते रहेंगे, और फाइनली कंटेनर में से गैस खाली हो जाएगी। तो डिफ्यूजन की वजह से अगर गैस कंटेनर से बाहर आ जाए थ्रू अ स्मॉल होल, तो इसको इफ्यूजन कहते हैं। अगर बात क्लियर नहीं है तो बता दो। बाकर समझ में आ गई बात, TCO2 ही था ना यार वो। TCH4 तो पिछला सवाल था, वो बाय मिस्टेक रह गया था ना। किसी को न्यूमेरिकल नंबर 6 में कोई परेशानी? ये मैंने आपको बात बता दिया कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिल्कुल यही सवाल छपा हुआ आता है पेपर में। यही से मुराद है, वैल्यू चेंज होंगी। केमिस्ट्री में ये नहीं होता एज इट इज़ वाला, वैल्यू चेंज होंगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही होगा। चले भाई, चैप्टर नंबर 2 का आखिरी लॉ है, हेडिंग डाल दें। चैप्टर नंबर 2 लॉ नंबर 5, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब तक का सबसे आसान लॉ है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ पहले, और फिर आप बोर्ड नहीं है ना यहाँ पर, फिजिकल क्लास नहीं हो रही, वरना लिख देता हूँ और स्टूडेंट को बोलता हूँ आप देख लो, और बहुत समझ में आ गया तो वो खुद ही आ जाता है। इतना आसान लॉ है। हाँ भाई शुरू करें, अगर आप लोग इजाज़त दे रहे हो। फर्स्ट है B1। चलो भाई, साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन। जी जी, पेपर में जनरल गैस इक्वेशन तक आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल समेत, न्यूमेरिकल भी आएंगे। और सबनेट पेपर देना है अच्छे से। अच्छा भाई, साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन, और डाल्टन ने ये बात क्या कॉन्सेप्ट दिया कि अगर एक कंटेनर में दो गैसेस मिक्स हैं, तो दोनों गैसेस अपने अपने हिस्से का प्रेशर लगाएंगी, क्योंकि गैस को अल्लाह ताला ने प्रेशर लगाने की एबिलिटी दी है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कंटेनर में कितनी गैसेज हैं। तो हर गैस अपने हिस्से का प्रेशर लगाएगी, जिसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। नाम रख दिया पार्शियल प्रेशर। अब फर्स्ट कर लो कि कंटेनर में 2 या 3 गैसेस मिक्स हैं, हर गैस अपने अपने हिस्से का प्रेशर लगा रही है, नाम उसका रखा पार्शियल प्रेशर। फिर कंटेनर में एक बैरोमीटर लगाया। बैरोमीटर जो होता है वो प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट है। तो आप मुझे बताएं कि जब बैरोमीटर कंटेनर के अंदर लगाएंगे तो वो कितने आंसर देगा। गैसेस तो 3 है, पार्शियल प्रेशर 3 है, तो बैरोमीटर 3 आंसर देगा या 1 आंसर देगा?
हाँ भाई, चैट बॉक्स में बताएं। फर्स्ट है B1। कंटेनर में 3 गैसेज हैं। हमने प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर लगाया। बैरोमीटर प्रेशर नापता है, जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर नापता है। तो बैरोमीटर एक आंसर देगा या 3 आंसर देगा? बिल्कुल सही बात की आप लोगों ने। बैरोमीटर तो इंस्ट्रूमेंट है, उसे क्या पता कंटेनर में 3 गैसेज हैं, वो तो एक आंसर देगा। तो डॉल्टन ने बोला वो जो एक आंसर है उसका नाम है टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर अलग अलग से बता दिया उसने कि गैसेस के मिक्सर में हर गैस अपना जो प्रेशर लगाएगी वो पार्शियल प्रेशर है, और बैरोमीटर जो प्रेशर दे रहा है वो टोटल प्रेशर है। इन दोनों प्रेशर को जो रिलेट करेंगे इसको बोलेंगे डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन सुना दिया। तो गैसेस का मिक्सचर है, अलग अलग जो प्रेशर लग रहा है उसका नाम रखा है पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो लग रहा है जो बैरोमीटर से आएगा उसका नाम रखा है टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर को जो रिलेट करते हैं, उसका जो रिलेशन बनाते हैं उसको बोलते हैं डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसी को इंट्रोडक्शन में कोई पंचायत हो तो बता दो। पार्शियल का मतलब अलग, अलहदा। पार्शियल का मतलब हाफ नहीं होता, पार्शियल का मतलब अलहदा। अलहदा प्रेशर यानी दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। एक गैस के प्रेशर का दूसरे गैस के प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। ये पार्शियल का मतलब अलहदा। अब स्टेटमेंट सुन लो भाई, इतनी आसान है, क्या इसमें मैं टाइम जाया करूं। स्टेटमेंट में डॉल्टन ये बोल दो, आसान तरीन बात हो सकती है ना, वो बोल रहा है डॉल्टन। डॉल्टन कह रहा है कि अगर कंटेनर में 2 गैसेज हैं या 3 गैसेज हैं मिक्स, और हर गैस अपने हिस्से का प्रेशर लगा रही है पार्शियल प्रेशर, तो सबके पार्शियल प्रेशर का जब सम करेंगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर आएगा जो बैरोमीटर से निकल के आए। कितने लोगों को बात एक दफा में समझ आई कि कंटेनर में बहुत सारी गैसेज हैं, 2, 3, 4 जितनी भी, हर गैस अपना प्रेशर लगा रही है जिसका नाम रखा पार्शियल प्रेशर, और जब सबके पार्शियल प्रेशर को जमा कर दोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो बैरोमीटर से मिलेगा और उसका नाम होगा टोटल प्रेशर। ये सबसे आसान तरीन बात हो सकती थी। ना कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ना कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ना कोई मल्टीप्लिकेशन, ना कोई डिवीजन, एडिशन करनी है सीधी। एक का प्रेशर 500, दूसरे का 600, तो टोटल होगा 1100। 4 नंबर में आता ही आपकी किस्मत है कि कब आए, पर बहरहाल हर लॉ 4 नंबर में आता है, तो ये भी 4 नंबर में आता है, पर है ही आसान तरीन। तो सबको क्लियर हो गया? इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट में लिखवाने लगाओ, सबको क्लियर है कि गैसेस के मिक्सचर में जो टोटल प्रेशर होगा वो हासिल करने के लिए पहले कौन सा प्रेशर निकालना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर। कैसे निकालेंगे वो अलग कैलकुलेशन में आएगा। नहीं मुबशर, अभी आगे फॉर्मूले आएंगे ना, तो एक गैस का प्रेशर 2 दफा काउंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो स्टूडेंट है ना, हम फॉर्मूले से निकालेंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी निकालेंगे। तो जब फॉर्मूले से पार्शियल प्रेशर निकलेगा तो एक ही निकलेगा, वो ये ऐसा नहीं पॉसिबल कि एक ही का प्रेशर 2 दफा 3 दफा निकला है। तो तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। चले इंट्रोडक्शन लिखे, शाबाश, हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। चलिए शाबाश, इंट्रोडक्शन की हेडिंग में लिखें, दिस लॉ वाज गिवन बाय, मेन हेडिंग है डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसकी पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। ये 5वां लॉ पढ़ रहे हैं, हर लॉ में हेडिंग इसी तरह होती है, आपको पता है। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, जो भी चेंजिंग आती है वो उसके बाद आती है। तो इंट्रोडक्शन लिखें, दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डॉल्टन, दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डॉल्टन, दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डॉल्टन इन 1801, 1801, चैट बॉक्स देख लीजिएगा। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डॉल्टन
in 1801, in 1801, in 1801, in 1801 to discuss the relation between partial pressure of gases, to discuss the relation between partial pressure of gases, to discuss the relation between partial pressure of gases and total pressure, partial pressure of gases and total pressure, partial pressure of gases and total pressure in a mixture of gases, partial pressure of gases and total pressure in a mixture of gases, in a mixture of gases. अब स्टेटमेंट तो आपको स्लाइड पे दिख रही है, वहां से देख के लिखें आप। जो बात मैंने उर्दू में बताई है वो इंग्लिश में दिख रही है कि सबके पार्शियल प्रेशर का सम कर दोगे तो टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। तो इंट्रोडक्शन जिन लोगों ने लिख लिया है वो स्टेटमेंट के एडिंग डाल के स्टेटमेंट लिखे हैं, वो स्लाइड पे दिख रही है। शाबाश। जी जी, इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट आएगी। बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज कॉपी करनी है जो कि स्लाइड पे हुई भी है। जी जी, इसके नोमेरिकल भी है। बिल्कुल मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ, जमा करना है ना, SUM सम। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, सॉरी। मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इन द मिक्सचर। must be equal to sum of partial pressure of all gases in the mixture। चले, अब 3-4 मिनट रह गए, जल्दी से इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बना ले, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। जी जी, मैथमेटिकल फॉर्म भी है, एक्सप्लेनेशन भी आएगी कल, सब कुछ है। अच्छा देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म में मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सब चीजें आपके सामने। आप इसको एक दफा रीड करके मुझे ओके दे दो कि आपको कोई बात तंग कर रही है तो मैं बताऊं, वरना तो ये बहुत सादा सी मैथमेटिकल फॉर्म है, जमा ही तो करना है। तो आपके सामने काइंडली इसको देख के लिख लें, और कोई मसला होता है तो बताएं। पाँच मिनट बहुत होते हैं, जल्दी नहीं मचाएं, आराम से देखें, आराम से करें। 5 मिनट है।
2 गैसेस ले लिए हमने, ए और बी नाम रख दिया, उनके पार्शियल प्रेशर को पी और पीबी नाम रख दिया, टोटल प्रेशर पीटी है, आम सी बात है। और स्टेटमेंट कह रही है कि पार्शियल प्रेशर का सम करना है, तो प्लस का साइन आ गया, टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। गैसेस की तादाद अगर 2 से ज़्यादा हो जाएगी तो नीचे वाला फॉर्मूला लगा देंगे, P1 P2 P3। Pn का मतलब है कि कहीं कितनी भी गैसेस हो सकती हैं, जितनी गैसेस होंगी वहां तक n चला जाएगा। जी सर, मैं कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। मैंने देखा वही वाला इशू आ रहा था कन्वर्ट कर लेना, डाउनलोड कन्वर्ट कर, इस वजह से मैंने नहीं करी। अब इंशाल्लाह कल किसी के साथ की टाइम में होगी। तो हो गया, डाउनलोड हो गया या दोबारा भेजूंगी तो कंफर्म करो। हो गया भाई, सबने कर लिया है। तो आज के पूरे लेक्चर में 2 मिनट और हैं, कोई भी परेशानी किसी को तो मुझसे डिस्कस करे। कल नुमेरिकल का लेक्चर है, कोई छुट्टी ना करे। रेगुलर तो आप हैं ही माशाल्लाह, जो लोग हैं रेगुलर रहना है। कल इंशाल्लाह नुमेरिकल करेंगे, परसों भी नुमेरिकल करके चैप्टर एंड कर लेंगे गैसेस का पोर्शन, और फिर नई बात करेंगे। तो कल नुमेरिकल्स का दिन है, एक हेडिंग रह गई है, 2 हेडिंग रह गई छोटी छोटी, आसान आसान सी हैं बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उसके बाद नुमेरिकल करना है, तो मेक श्योर करें कि सब लोग रेगुलर रहें और कैलकुलेटर के साथ बैठें। क्लियर है भाई सब भाइयों को? चलो भाई फर्स्ट वन, अब आपसे कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह 7 बजे, और कल इंशाल्लाह हम लॉग ख़त्म करके नुमेरिकल्स पे जाएंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो आप मुझसे ग्रुप पे कर सकते हैं, या अभी यहाँ कर सकते हैं, या कल के लेक्चर में कर लें, कोई इशू नहीं। ठीक है भाई।